सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 19 मई 1950 उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसका नाम था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। आज उस बात को तकरीबन 70 साल हो गए हैं और उस केस में A.K. गोपालन ने अपना जो प्रिवेंटिव डिटेंशन था उसको चैलेंज किया था, उस ऑर्डर को इलीगल डिक्लेयर करने के लिए जिसके तहत उसे प्रिवेंटिवली डिटेन किया गया था, और उस एक्ट को जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 था उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया था कि ये आर्टिकल 13, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को वोलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उस मामले को सुना। हालांकि उस मामले में A.K. गोपालन को कोई बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि दो मेन इश्यूज में ये थे कि एक तो उसने जो पिटीशन फाइल की थी वो हेबियस कॉर्पस की पिटीशन थी, और हेबियस कॉर्पस की पिटीशन में अगर कोई वो इलीगलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी कोर्ट को लगती तो उसे छोड़ दिया जाता। लेकिन जो दो मेन इश्यूज में ये थे कि पहला तो जो A.K. गोपालन ने इस बात का कोई कंप्लेंट नहीं किया था कि उसको प्रिवेंटिव डिटेन करने के कोई वैलिड रीज़न बताए गए हैं या नहीं बताए गए। दूसरा ये था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में 3 महीने तक प्रिवेंटिवली ऐसे ही डिटेन किया जा सकता है, और उसके बाद जो है एक बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड होता है, उसकी रिकमेंडेशन पे उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन जब A.K. गोपालन ने ये पिटीशन आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फाइल की, तब तक उसे प्रिवेंटिवली डिटेन किए हुए जो समय हुआ था वो 3 महीने से कम का था। इसलिए A.K. गोपालन को इस केस में कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन इस केस ने पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट 3 है उसको डिटेल में डिस्कस किया, और जो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया वो ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं पढ़े जा सकते, और वो जो आर्टिकल है अपने आप में कंप्लीट है। क्योंकि A.K. गोपालन का ये मानना था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के चलते उसका जो आर्टिकल 19 के तहत 19A, B, C, D, E, F, G जो भी उसके अलग अलग जो फ्रीडम से संबंधित फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि उसको प्रिवेंटिवली डिटेन कर लिया गया है इसलिए उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है कर्टेल कर दिया गया है। उसका जो पीसफुल असेंबली वाली बात है वो कर्टेल हो चुकी है। उसका राइट टू मूवमेंट कर्टेल कर दिया गया है। उसका राइट टू प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ट्रेड वो कर्टेल कर दिया गया। उसका राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल कर दिया गया। तो ये सब उसकी कंटेंशन थी। इसके बाद उसका ये भी कहना था कि आर्टिकल 21 जो है उसका भी वोलेशन है, क्योंकि वो जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसका भी कर्टेलमेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि पहली बात तो ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और अपने आप में सेल्फ कंटेन सेल्फ कंटेन कोड कहिए या फुल अपने आप में कंप्लीट है वो। दूसरा ये कि कोई भी कानून अगर आर्टिकल 21 के हिसाब से अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू बनाया गया है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इलीगल नहीं है। हालांकि इस केस के तकरीबन 28 साल बाद जो है मेनका गांधी के केस में उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था। लेकिन इस केस में जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में डिस्कस करने का मौका मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी की जो डॉक्ट्रिन का ये थ्योरी प्रोपाउंड उस समय की, और वो फिर अगले तकरीबन 30 सालों तक उसने जो है फील्ड ऑक्यूपाई किए रखा। A.K. गोपालन के केस को जब कभी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात आती है, फंडामेंटल राइट्स की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट की व्यू की बात आती है, तो ये क्योंकि इनिशियल टाइम का केस था इसलिए इसको जनरली इसका काफ़ी जिक्र हमें देखने को मिलता है। लेकिन वही कि A.K. गोपालन को इसका कोई इस जजमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिला। वैसे A.K. गोपालन थे कौन, अगर इसकी बात की जाए तो A.K. गोपालन उस समय के कम्युनिस्ट लीडर थे। पहले वो कांग्रेस में भी रहे थे
गांधी के साथ भी उन्होंने खिलाफत मूवमेंट, और फिर जो है शायद दांडी यात्रा में भी वो जेल में गए हैं। उसके बाद वो कांग्रेस को छोड़ करके जो है जब जेल में थे तो उनका जो है इंक्लिनेशन जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ा और फिर वो कम्युनिस्ट हो गए। और मेन उनको जो प्रिवेंटिवली डिटेन करने का शायद जो कारण था वो उनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद हुआ था और जो कम्युनिस्ट उस समय के थे वो अपना एक अलग मौका ढूंढ रहे थे यहाँ पर कि उनके लिए क्या स्कोप है, क्योंकि दुनिया भर में जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं वो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो गवर्नमेंट होती है उसको मानते नहीं हैं। लेकिन भारत में इसका एक दूसरा उदाहरण मिला जब 1951-52 के इलेक्शन हुए तो कम्युनिस्ट पार्टी ने जो है इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और ए.के. गोपालन फिर आगे 5 बार तक भारत की संसद के सदस्य रहे। वो 1977 तक, यानी कि 1952 से लेकर के 1971 तक जो इलेक्शन हुए उन सब इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो जीते और वो संसद में अपोजिशन लीडर के रूप में एस्टेब्लिश हुए। उन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लिए काम किया, लेकिन उनके खिलाफ में एक ये भी बात आती है कि जो 1962 में जब चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ उस समय वो उन लोगों में थे जिन लोगों ने भारत सरकार का पक्ष नहीं लिया, और उसी के चलते उस समय कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट हुई। कम्युनिस्ट पार्टी स्प्लिट होने के चलते जो नई कम्युनिस्ट पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, वो उनको बनाने में उनका प्रमुख हाथ था, क्योंकि उनका आइडिया उस समय भी ये था कि भारत सरकार के पक्ष में उनका जो कहिए कमिटमेंट कहिए या उनका सपोर्ट में रोल नहीं रहा था। तो इसके चलते सीपीआई का स्प्लिट हुआ और फिर वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो बनी उसमें रहे, और इस तरह से उनका जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के चलते ही उनको शुरू में जेल में रहना पड़ा, उसके चलते ही उनकी पार्टी स्प्लिट हुई। लेकिन वो एक कम्युनिस्ट लोगों के लिए या जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं उन भारत में, उनके लिए एक वो बड़े लीडर हैं। लेकिन उस समय की सरकार के जो 1950 में भारत सरकार थी उनके हिसाब से वो जो है एक खतरनाक पर्सनैलिटी उस समय थे, इसी के चलते उनको प्रिवेंटिवली डिटेन किया गया था। तो ये था ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस के बारे में, क्योंकि इसके 70 वर्ष आज समझिए पूरे हुए हैं। कैसा लगा आपको ये केस और ए.के. गोपालन के बारे में, इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, आप अप्रिशिएट या क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।